देखिए तो जो गर्म जलधारा होती है जैसे एल नीनो है ना, ये मानसून कमज़ोर को मतलब मानसून ख़राब को दर्शाती है। और मानसून ख़राब को दर्शाती कहने का मतलब है लो प्रेशर या कम उच्च वायुदाब होता है। जबकि गर्म जलधारा देखिए बेकार मौसम को शो करती है, जबकि शीतल जलधारा बेहतर मानसून को प्रदर्शित करती है। जैसे कि लोनिना या लेनिना जलधारा जो है ये बेहतर मानसून को प्रदर्शित करती है। वो उत्तरी में पछुआ विक्षोभ क्या है, भूमध्य सागर पर भारत में शीतल करती है ना। देखिए जैसे लिखा है बच्चे भी खेलते अगर बारिश ना हुई होती तो बच्चे भी खेलते। तो ये क्या है, ये देखिए मतलब हेतु मद जो है ना, क्या है हेतु मद भूतकाल, क्योंकि बारिश हो चुकी है, घटना बीत चुकी है, घटना हो चुकी है। यदि बारिश ना हुई होती तो बच्चे भी यदि मैदान गीला ना होता तो बच्चे भी खेलते है ना। वह भी आता, अगर उसके पास संसाधन होता तो वह भी आता। तो ये कौन कौन सी हेतु मत भूतकाल है ना। और देखिए जब शब्द समान हो अर्थ अलग अलग हों, देखिए जैसे यमकाली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती 3 बेर खाटी है ना। कनक कनक तो मतलब वही मतलब काली घटा का घमंड घटा, मतलब एक ही शब्द मतलब शब्द समान अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा देखिए शब्द समान लेकिन घटा घटा का अर्थ अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। श्लेष का अर्थ क्या अर्थ चिपका होता है, श्लेष का अर्थ मतलब शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, तो वहाँ पे क्या होगा अर्थालंकार होगा है ना। बात कर लीजिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहने का मतलब है जब हम उसमें तुलनात्मक शब्द जैसे सा सी से सरिस समान सदृश शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीपर पास सरिस मन डोला है ना, सरिस सा सी से सरिस समान सदृश। उपमा अलंकार में मतलब दो वस्तुओं के बीच तुलनात्मक शब्दों के द्वारा जब तुलना होती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार जैसे चड़क कमल बंधु हरिराई, मतलब हमने किसी सा सी से मतलब किसी जैसे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि समान की तरह जैसे, मतलब उपमा आप भगवान के समान हैं, किसी कहता है आप भगवान की तरह हैं, आप तो एकदम हनुमान जी देखने में लगते हैं, आप एकदम भगवान जी हैं है ना। आप तो एकदम शेर की उसका दोस्त शेर की तरह है, तो मतलब शेर की तरह है, ये उपमा दिए रे, मतलब आप जैसे मतलब आप उनके जैसे हैं, तो ये क्या उपमा अलंकार की बात हो रही। लेकिन जब चरणक कमल बंधु हरिराई बात आएगी कि चरणक कमल बंधु हरिराई, इसमें बिना रूपक मतलब बिना वाचक शब्द के बिना तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम रूपक अलंकार होता है ना। तो 6 का अनुपात होता है, उसमें किसी भी जैसे सर दो वर्ड की किसी भी शब्द की जो पुनरावृत्ति 2 बार होती है केवल 2 बार तो 6 का होगा। 2 बार छींकते हैं तो 2 बार 6 का हो जाएगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर बात करें कि लाटा अनुप्रास जो होता है, जैसे रोको जाने दो, तो कोमा का फर्क होता है, वो क्या होता है लाटा अनुप्रास होता है ना। अगर हम बात कर लें कि विरोधाभास क्या होगा, विरोधाभास का मतलब है वह लड़का ईमानदार बेईमान है, ईमानदार चोर है, मतलब ईमानदार भी है और चोर भी है। तो क्या है, मतलब दो अपोजिट उपवाक्य जब एक ही सेंटेंस में आते हैं तो विरोधाभास कहलाता है। लिखा ध्वनात्मक अलंकार, तो ध्वनात्मक मतलब जिससे है ना ध्वनि के द्वारा ही मतलब कुछ बात होती है। अब जैसे बात कर लें कि हम भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, देखिए भ्रांतिमान में जैसे बाई मिस्टेक, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। देखिए संदेह का मतलब क्या होता है डाउट, और डाउट का मतलब क्या होता है अनिश्चित। मतलब संदेह अलंकार में अनिश्चितता के दशा बनी रहती है, क्योंकि भ्रांतिमान मतलब भ्रम,
गलती से बाय मिस्टेक, जैसे आप कहीं रास्ता की ओर जा रहे थे, जैसे मैंने बता दिया आपको, जैसे कहीं आप डायरेक्शन में जा रहे थे, किसी ने बताया आपको कि इस डायरेक्शन में जाना है और आप चले गए इस दिशा में, मतलब गलती से आप इस दिशा में चले गए, है ना, बाय मिस्टेक, है ना। आपको जाना था इस डायरेक्शन में लेकिन आप चले गए इस डायरेक्शन में, मतलब गलती से होती तो क्या होता, भ्रम, मतलब भाई गलती से हो गई सारी, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, संदेह, डाउट लिखा है ना। देखिए संदेह में देखिए हम, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी बीच सारी, मतलब इसमें संदेह मतलब डाउट रहता है, मतलब जैसे कोई ऑप्शन है कि दो ऑप्शन है, अब इसमें ये सही है कि ये सही है कि ये गलत है कि ये सही है ना, कि इसमें डाउट बना रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। देखिए चक्रवात नीचे बनते हैं। देखिए वर्षा के दो कारण, वर्षा तभी होगी जब दो कारण होंगे, वायु में जब आर्द्रता या जब नमी होगी, है ना, तभी वर्षा होगी। पहला कारण है वायु में आर्द्रता होनी चाहिए और वायु का ऊपर उठना, जब वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो जब टकराती है तभी वर्षा होती है, मतलब वायु में आर्द्रता और वायु का ऊपर उठना ही वर्षा का कारण बनती है ना। वायु में आर्द्रता के सागर के वाष्पीकरण से, वायु में जो आर्द्रता होती है वो किस कारण होती है, सागर की वाष्पीकरण से होती है। देखिए पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा के कारण होती है, पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा के कारण वर्षा होती है ना। अगर यहाँ पर बात कर लें कि वर्षा तीन प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा को भूमध्य रेखीय वर्षा कहते हैं, है ना। संवहनीय वर्षा देखिए लगभग शाम के समय होती है, शाम के समय 4 बजे होती है, मतलब जब दोपहर समय बादल बरसता काले हो जाते हैं तो बारिश होती है, तो वह संवहनीय वर्षा होती है। तरीके से शाम को मतलब तगड़ी बारिश होती है ज़्यादातर हमेशा, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 21 मार्च 23 सितंबर को, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जैसे क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं। इस दिन सूर्य मतलब लंबवत चमकता है ना, इसलिए दिन बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन जब आगे चले जाते हैं 21 जून, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 21 जून आए, 21 जून के बाद फिर यहाँ पे आ गया 22 दिसंबर। देखिए मानसून का आगमन होता है, आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून का आगमन को या आम्र वर्षा को, सबसे पहले मानसून कहाँ पे, केरल राज्य में आता है ना। कहीं भी बारिश नहीं होती है तो आप उसे क्या कहेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे, है ना। देखिए पूर्व से पश्चिम में नमी की कमी होती तो वर्षा भी कमी होगी। पूर्व से पश्चिम जाने पर क्या होगा, नमी में कमी होगी तो वर्षा भी कमी होगी, मतलब अगर पूर्व से पश्चिम जाने पर नमी में कमी आएगी, मतलब पानी में अगर वायु में अगर आर्द्रता की कमी आएगी तो वर्षा में भी कमी आएगी। देखिए उत्तरी मैदानों में वर्षा का कारण हमारे हिमालय है। पछुआ जेड दो भागों में मतलब बांटी जाती हैं, है ना। अगर बात कर ले हम कि वर्षा का क्षेत्र अगर 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है, जब 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा होती है तो वो पश्चिमी तट पर होती है ना। और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पे ज़्यादा वन होंगे, है ना। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अधिक वन होते हैं, और जब अधिक वन होती है तो वहाँ पे सदाबहार वन होते हैं, मतलब सदाबहार वन वहीं पे होंगे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी। अगर बात कर लें 70 या 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जब बीच में वर्षा होती है तो वहाँ पे पर्णपाती वन होते हैं। हमारे भारत में ज़्यादातर पर्णपाती ही वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए जब 25 से 25 के बीच में वर्षा होगी तो वहाँ पे वर्ष में घास के मैदान होंगे, जैसे अमेरिका, यूरोप, है ना, ये सब में। अगर बात करें 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगी वहाँ पे क्या होगा, वनस्पति, वहाँ पे रेगिस्तान होगा, मतलब रेगिस्तान की पहचान है कि जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होगी वहाँ पे रेगिस्तान बनेगा। अगर बात कर लें कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वर्षा हो रही थी तो उसे क्या कहते थे, पश्चिमी तट को सदाबहार वन को। तो उसमें देखो तापमान निम्न अक्षांश हो, मध्य अक्षांश हो तो उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन, और मध्य में क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध वर्षा वन। अगर इसी तरह पर्णपाती वन क्या हो रहा था, 75 से 200 के बीच वर्षा हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश। निम्न अक्षांश क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हो या इन्हें क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं इन्हीं को, है ना। मध्य अक्षांश क्या कहते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन, या मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में, है ना। अब बात कर ले घास के मैदान में, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। देखिए जीरोफाइट कहाँ पाए थे, वो मरुस्थल में पाए जाते हैं, है ना।